हमारा निवास। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। ठीक है जी। आगे ना सब लोग चैट में बस बताइएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है वो दरसे निजामी का कि ये किस पीरियड का है और इसके कौन है, इसको किसने क्या कहते हैं डेवलप किया इस सिस्टम को। फिर आगे आ जाए, इससे आगे एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडियन इन इन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के अंदर एजुकेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पे मदारिस कायम अपने मिशनरी स्कूल्स कायम करना शुरू किए, एक छोटा सा पीरियड वो पढ़ना है। बहुत छोटा है, बहुत ही माइन्यूट पीरियड हमें इसमें से पढ़ना है, कोई खास क्वेश्चन ही बनता। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आ जाते हैं जब 1850 ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड के बाद चार्ल्स ग्रांट का जो पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से लोग और शामिल हैं। और चार्टर एक्ट 1813 1833, ये तीन चार इवेंट्स हैं। और फिर बेंटिंक रेजोल्यूशन, ये चार पांच इवेंट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है यहाँ पे। उन्होंने कब मिशनरी स्कूल कायम करना शुरू किए, कब उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपना इम्पैक्ट जो है, अपना इन्फ्लुएंस शुरू किया, और कौन कौन से उन्होंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे कायम किए। और फिर चार्टर एक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट में से एक सवाल लाजमी आता है। फिर बेंटिंग रेजोल्यूशन कब हुई, या एजुकेशन के अंदर काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब कायम हुई। ये तीन चार चीजें हैं जो एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा के अंदर आती हैं। और ये कब तक है, ये 1857 तक का पीरियड है। ठीक है, जब जंग आजादी होती है। उसके बाद फिर मुस्लिम स्ट्रगल, ईस्ट इंडिया कंपनी के फकत ने मुसलमानों ने क्या क्या काम किया, इसमें सर सैयद अहमद खान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो तहरीक अलीगढ़ है, उसके हवाले से दो तीन क्वेश्चंस पेपर में लाजमी होते हैं। दो तीन जो है जो रैंडमली आते हैं, उनमें से एक आधा क्वेश्चन, यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की, समाविया अनवार। ये आप प्लीज अपनी वीडियो को बंद कर लें। सब कॉन्टिनेंट ही लिखा हुआ है जी, सब कॉन्टिनेंट ही लिखा हुआ है। अच्छा, मुस्लिम स्ट्रगल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात कर रहा था, इसमें सर सैयद अहमद खान जो हैं, ये कौन है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान का साइंटिफिक सोसाइटी आ गई। फिर उन्होंने 1875 के अंदर एमए हाई स्कूल कायम किया। फिर वो यूनिवर्सिटी कब बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के क्वेश्चन है। ये किसी भी पेडागोजी, पाकिस्तान के अंदर होने वाले पेडागोजी एग्जाम के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं। तीन चार सवाल है, इनमें से एक आपके पेपर में लाजमी होगा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लें। फिर आगे आ जाता है एजुकेशनल पॉलिसीज इन पाकिस्तान। एजुकेशनल पॉलिसीज मतलब एजुकेशनल पॉलिसीज शुरू कब होती हैं, जब पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 के अंदर होती है एजुकेशन की। इसके ऊपर लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब हुई और इसकी डेट्स क्या थी और ये किस शहर में हुई। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशनल टारगेट्स जो हैं जीडीपी के हवाले से वो कितने रखे गए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये हम इसके ऊपर पढ़ेंगे आगे जाके। आज सिर्फ हम सिलेबस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। फिर पाकिस्तान का जो करंट एजुकेशनल पैटर्न है, ये किस तरह से चल रहा है। आपको एक चीज का पता है, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को इस वक्त 1973 के आइन के मुताबिक कौन सा आर्टिकल डील करता है, 25A। ये वो क्वेश्चन है जो एफपीएससी लाजमी पूछता है। ठीक है, इसके दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वक्त 1973 के आर्टिकल्स के तहत कौन से आर्टिकल के तहत एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर इम्पार्ट की जाती है। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन ने बनाए हुए कि हमने ये 17 गोल 2050 तक अचीव करने हैं। तो उनमें से एजुकेशन को कौन सा आर्टिकल डील करता है, यानी कि किस आर्टिकल के तहत एजुकेशन जो है वो
हर मुल्क ने अपने अपनी स्टेट हर स्टेट ने अपने मुल्क के शहरियों को देनी है, बच्चों को देनी है। तो वो चौथा आर्टिकल है, वो भी हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन फिर ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 25A के, यस जी मोहम्मद परवेज साहब, 32 भी नहीं है, ये पुराना था। आर्टिकल 25A जो है इस वक्त फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन के तहत पाकिस्तान में स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे। दूसरी बात, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है जी, 25A के तहत। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि किस उम्र के बच्चों को, 5 से 16 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से लाजमी पूछे जाते हैं। मिल जाएगी, अभी फिलहाल आप लेक्चर ले लें प्लीज। अच्छा, उसके बाद लेवल्स ऑफ एजुकेशन। लेवल्स ऑफ एजुकेशन से मुराद एक हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है, फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, और फिर उसके बाद हमारा हायर एजुकेशन आ जाता है। बेसिकली दे आर थ्री। फिर इनको आगे सब टीयर्स में डिवाइड किया जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में डिवाइड किया जाता है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन को लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन, उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिवाइड किया जाता है। तो ये लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद है जी एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि वो कौन कौन सी एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। इसमें एक तो HEC है आपका, HEC है। उसके बाद फिर आगा फाउंडेशन है। उसके बाद आपकी बल्कि जो फेडरल मिनिस्ट्री है, ठीक है, फेडरल मिनिस्ट्री वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर इम्पार्ट कर रहा है। फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये एजेंसीज के बारे में हम छोटी छोटी वो चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मसलन वो क्या इंपॉर्टेंट है? पहला वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन जो है, इसका मौजूदा चेयरमैन या इसका मौजूदा मिनिस्टर कौन है? या पंजाब के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये SPSE, चूंकि ये आपका फेडरल लेवल का पेपर है जो पूरे पाकिस्तान में होगा, तो वो किसी भी प्रोविंस के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है। या वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है कि ये कब कायम हुई। फॉर एग्जाम्पल HEC कब कायम हुआ, HEC हायर एजुकेशन कमीशन। तो आपको ये याद रखना है। या HEC 2000 पहले 2002 में ये कायम होता है, तो उससे पहले ये क्या था, या उससे पहले क्या चीज थी जो एजुकेशन को डील करती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके पढ़ेंगे। उसके बाद एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं। यहाँ से एक सवाल आपका लाजमी बनता है, लाजमी। अब एजुकेशन इंडिकेटर्स में क्या आएगा? एजुकेशन इंडिकेटर्स में, यहाँ पे मैं कोई साफी पेज डाल लूं। एजुकेशनल इंडिकेटर्स में क्या क्या चीज आती है आपकी? एजुकेशनल इंडिकेटर्स के अंदर आपका आता है लिटरेसी रेट एक, ठीक है। लिटरेसी रेट सबसे इंपॉर्टेंट, इस वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना चल रहा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, लाजमी आपने इसका करंट फिगर पढ़ के जाना है, ठीक है, लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट से जुड़ी एक चीज है जो पेपर में लाजमी पूछी जाती है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये हमें याद रखना है। ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, ये आप नोट कर लें सारी चीजें। ये इंशाल्लाह नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी, और आप खुद अगर नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदामंद रहेंगे। अब जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक इस साल कितना लिटरेसी रेट है, या गूगल जो है, गूगल और विकीपीडिया का फिगर क्या कहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं फिगर, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो सॉरी लिटरेसी रेट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक क्या है, या जो हमारा लेटेस्ट सेंसस हुआ है 2023 में, पॉपुलेशन सेंसस, उसके मुताबिक हमारा लिटरेसी रेट क्या है। इन दोनों के फिगर्स मिलते जुलते होंगे, ठीक है। वो आजकल शायद 62.8% चल रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके वो 63% भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज याद रखनी है एजुकेशन इंडिकेटर्स के अंदर। फिर दूसरी चीज जो एजुकेशन इंडिकेटर्स के अंदर पूछी जा सकती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, OOC, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब OOC ये भी पूछा जा सकता है कि ये एक्रोनिम किस चीज का है, आपको याद रखना है। एक्रोनिम से मुराद आउट ऑफ, ये पूरा लफ्ज क्या है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। 3 करोड़ के करीब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर
3 करोड़ के अंदर तकरीबन जो बच्चा है इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है, 3 करोड़ या कितना बनता है, 30 लाख, 2.8 मिलियन है शायद। ये लेटेस्ट फिगर है, इसको आप लोग मजीद देख लीजिएगा इंशाल्लाह। इसको हम एजुकेशन इंडिकेटर्स में जब सिलेबस पे जाएंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे मजीद। फिर अगला है एजुकेशन इंडिकेटर्स में एक और चीज आ जाएगी कि आपका जो एजुकेशनल बजट है वो कितना होता है। वो किसी भी स्टेट का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये है लिटरेसी रेट का। ये लाजमी पूछेगा, बाकियों का कंफर्म नहीं कि वो पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी पूछेगा कि लिटरेसी रेट कितना है। फिर मैं बात कर रहा था कि एजुकेशनल बजट कितना एलोकेट हुआ है इस साल, इस फिजिकल ईयर में। फिजिकल ईयर से मुराद होता है फाइनेंशियल ईयर जो इस वक्त चल रहा है हमारा 2025 में बजट में कितना बजट दिया गया है एजुकेशन को। तो आपने याद रखना है पंजाब का कितना है, फेडरल एजुकेशन का कितना है, या आपके सिंध का कितना है, या केपीके का कितना है। ठीक होगा जी। ये 3 चीजें एजुकेशन इंडिकेटर्स में जो पेपर में आ सकती हैं। फिर कंपैरेटिव एजुकेशन, इसमें से कोई सवाल नहीं आना भाई, इसके ऊपर हमें मगजमारी करनी ही नहीं है। कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आना। आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है, इस पे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, सिर्फ एक सवाल। ओबीई, दो दो कर लें, चलें एक एक नहीं दो कर लें, कि आउट ओबीई से क्या मुराद है। वो ये टर्म देगा, ये एक्रोनिम देगा और उसको पूछेगा कि ये पूरा वर्ड क्या बनता है, तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन बनता है। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वो आपसे पूछेगा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस बंदे ने दिया है। ठीक है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस बंदे ने दिया है, तो आपने ये याद रखना है। हाँ, लेटेस्ट जो है ना वो 60 समथिंग, नहीं 63, राउंड ऑफ करके 63% हमारा लिटरेसी रेट है। और अगर वो एग्जैक्ट फिगर में देगा तो 62.8% है। ये आपको याद रखना। और मजीद आप इसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लिटरेसी रेट गूगल पे लिख के सर्च कर लीजिएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये आपने लाजमी याद करके जाना है। अच्छा ठीक है जी, ये हमारा सिलेबस हो गया पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये है आपके सामने एक चीज है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जो कि उसने यहाँ पे तो नहीं लिखी। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इसमें उसने नहीं लिखी, लेकिन कभी लिखी भी नहीं है कभी। और मजे की बात, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आप कोई भी पेपर, पास पेपर्स, वो मैंने जो बुक आपको बताई है इम्तियाज शाहिद साहब की, उसमें भी एक दो तीन पेपर हैं एसएसटी के। आप पेपर उठा के देख लें, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में से। और कोई भी कहीं भी आपको फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बगैर, पढ़े बगैर आपका एजुकेशन या पेडागोजी का सिलेबस मुकम्मल ही नहीं होता। इसके अंदर ज्यादा पढ़ने वाली चीजें क्या हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेनी है और पेपर में वो सवाल आते हैं। अच्छा जी, इसमें फिलॉसफी की एक तो डेफिनेशन है कि फिलॉसफी क्या चीज है। इसकी डेफिनेशन के अंदर दो चीजें हैं कि फिलॉसफी किस जुबान का लफ्ज है। यहाँ पे ना मैं आपका एक नंबर पक्का करने लगा हूँ। किस जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं एटमोलॉजी। एजुकेशन को जब भी हम पढ़ेंगे ना, इसमें हम कोई भी मतलब इसका हम कोई ब्रांच या कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, करिकुलम है, असेसमेंट है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं इसके, यूं कह लेंगे इसके मेजर पोर्शंस हैं। इन पोर्शंस के अंदर हम एक चीज लाजमी पढ़ेंगे। क्या सवाल है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एटमोलॉजी क्या होती है? एटमोलॉजी से मुराद होता है कि कोई वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। सिंपल इतना भी अगर याद रखेंगे ना तो आपका एक नंबर पक्का है। लेक्चरर एजुकेशन का पेपर हो, एसएसटी का हो, टीजीटी का हो, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ लिखता है द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, नीचे अनकोलॉजी, एटमोलॉजी, एंटीमोलॉजी क्या है, आपने ये वर्ड याद रख लेना है, इसको बोलते हैं हम एटमोलॉजी। एटमोलॉजी बताती है कि कोई वर्ड कब पहली बार यूज हुआ, ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि वो कौन सी लैंग्वेज से बना है और उसका मीनिंग क्या है, या किस किस वर्ड से निकल कर बना है। तो ऐसे ही हमें फिलोसफी वर्ड की जो एटमोलॉजी है वो याद करनी है। ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस किस वर्ड से मिलकर बना है, और उसके मीनिंग क्या है। ये पेपर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये देखें एजुकेशन, चूंकि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो ये एजुकेशन की आगे हम जब हमारा पहला लेक्चर होगा ना तो उसके अंदर इसकी एटमोलॉजी पढ़ेंगे। आपका पक्का नंबर है, आप लोग लिख लें, नोट कर लें, जो मर्जी कर लें। अच्छा, उसके बाद जी फिलोसफी की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एपिस्टेमोलॉजी, इसका क्वेश्चन
आप 100% नोट कर लें कि पेपर के अंदर लाजमी होगा। एपिस्टेमोलॉजी, कोई भी एजुकेशन का पेपर एपिस्टेमोलॉजी के बगैर नहीं बनता। उसमें एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन लाजमी पूछी होती है, बाकी ब्रांचेस की वो पूछे ना पूछे। मेटाफिजिक्स क्या होता है, एक्सियोलॉजी क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपने कहीं और से भी पढ़ी हुई है तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको फिलोसफी पढ़ने का बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिलोसफी क्या चीज है आपको चस्स आ जाएगी इसकी। मैं ज्यादा चीजें इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अभी हम सिर्फ इतनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि फिलोसफी में से कौन कौन सी चीज पूछी जाएगी। एपिस्टेमोलॉजी पूछा जाएगा, मेटाफिजिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन एफपीएससी में भी हाँ बनता है, लाजमी बनता है। आप पेपर उठा के देख लें, दो क्वेश्चन हैं, एक जो एथीज्म और थीज्म, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, थीज्म। शहजाद भाई प्लीज पुट योर माइक ऑफ, प्लीज पुट योर माइक ऑफ शहजाद। अच्छा ठीक है जी, ये एथिज्म थीज्म मेटाफिजिक्स के अंदर और इसकी ब्रांचेस हैं, वो सारा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है एक्सियोलॉजी के बारे में, क्वेश्चन करेगा कि एक्सियोलॉजी क्या है, ये आपको रटना है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को रटना है, इसकी दो ब्रांचेस हैं उनको रटना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जनरल फिलोसफीज, एजु फिलोसफी जो है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक जनरल फिलोसफीज और एक एजुकेशनल फिलोसफी। जनरल फिलोसफी सिर्फ दो हैं, एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म। रियलिज्म है, ये नाम याद रख लीजिएगा। आइडियलिज्म और रियलिज्म ये दो अपोजिट फिलोसफीज हैं, और इनको आगे फिर फर्दर कैटेगराइज किया जाता है तीन चार और फिलोसफीज के अंदर, ठीक है। आइडियलिज्म, रियलिज्म ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। एंड देन इसके अंदर हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफीज में कौन कौन सी फिलोसफीज हैं। नेचुरलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, प्रेनिलिज्म है, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी, वो प्रेगमेटिज्म के ऊपर लाजमी क्वेश्चन पूछता है, वो प्रोग्रेसिविज्म के ऊपर लाजमी क्वेश्चन पूछता है। प्रेनिलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। इसेंशियलिज्म के ऊपर एक ही क्वेश्चन है जो वो आता है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, प्रेनियलिज्म में वर्ड, ये निकला है वर्ड प्रेनियल से। प्रेनियल का मतलब होता है दायमी, दायमी का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। इसमें इंग्लिश के का एक वर्ड यूज होता है एवरलास्टिंग, ठीक है। तो वो सवाल पूछता है कि एवरलास्टिंग वैल्यूज, अब ये वैल्यूज क्या चीज है, हाँ भाई वैल्यूज क्या चीज है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है एक्सियोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिलोसफी के अंदर वैल्यूज पढ़ना है कि वैल्यूज क्या चीज हैं, वैल्यूज कहाँ से आती हैं, वैल्यूज कहाँ को जाती हैं, ये हमेशा के लिए होती हैं या ये चेंज होती रहती हैं, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि प्रेनिलिज्म के अंदर वो पूछता है कि वैल्यूज आर एवरलास्टिंग, सिर्फ इतने इसने तीन वर्ड यूज करने हैं। वैल्यूज आर एवरलास्टिंग, वैल्यूज आर चेंजिंग, वैल्यूज आर रिलेटिव, वैल्यूज आर पेरेनियल। तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर क्या है। पेरेनियलिज्म का वर्ड निकला है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग से मतलब है जो हमेशा रहने वाला हो। वैल्यूज आर एवरलास्टिंग, ये आपको रटा मारना है। एवरलास्टिंग का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। एवरलास्टिंग का मतलब है कि कोई चीज अगर आज से 100 साल पहले कोई काम करना अच्छा था तो वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। वो दुनिया के, अगर वो हमारे पाकिस्तान में वो काम करना अच्छा है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं। हाँ मैं अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट। कोई काम यहाँ पे करना अच्छा है पाकिस्तान के अंदर तो वो आप अफ्रीका में भी चले जाएं, वहां पे भी अच्छा समझा जाएगा। और वो अगर आप अमेरिका की किसी डिफरेंट सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट कल्चर के अंदर चले जाएं तो वहां पे भी वो अच्छा ही समझा जाएगा। ये कौन कहता है, ये प्रियनलिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे शराब पीना, शराब पीना ये हमारे सोसाइटी के अंदर गलत है, ये किसी भी महजब सोसाइटी में चले जाएं तो वहां पे भी गलत है। कोई इसको ये नहीं कहेगा कि शराब पीना एक अच्छा काम है, ये एक वैल्यू है। मिसाल के तौर पे कोई दूसरी, मैं इसकी क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, बदकारी यहाँ पे भी गलत है, अमेरिका में भी गलत है, अफ्रीका में भी गलत है। कोई दुनिया की महजब सोसाइटी इसको सही नहीं कहेगी, चाइना में भी गलत है, इंडिया में भी गलत है। तो ये वैल्यूज हैं जो वैल्यू, और आज से 100 साल पहले भी गलत था, आज से 100 साल बाद भी गलत होगा और आज भी गलत होगा। इससे मुराद होता है एवरलास्टिंग की वैल्यू, वैल्यूज आर एवरलास्टिंग, ठीक है। तो ये एथिक्स के अंदर, एक्सियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। हम इस इसके ऊपर आगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास ना कुछ इधर लेफ्ट में यहाँ पे अगर देखें तो मैंने उर्दू में नाम लिखे हुए हैं जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, हम इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इधर हमारे पास
राइट साइड पे जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न से मतलब जो अरब या एशिया से बाहर के लोग हैं, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे मजीद नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कोई और सेशन हुआ लेक्चरर एजुकेशन का या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस का हुआ तो वहां पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, कि थेल्स क्या है, हेरेक्लिटस क्या है और डेमोक्रिटस क्या है, ये एक तो नाम भी इनके औखे हैं, डिस्कार्टे क्या है, जॉन लॉकी क्या है, इसका एजुकेशन के बारे में क्या क्या नजरिया है, इसका एक्सोलॉजी के बारे में, वैल्यूज के बारे में क्या नजरिया है, खुदा के बारे में इसका क्या नजरिया है, ये सारे फिलोसफी के सवाल हैं। मेटाफिजिक्स में पढ़ा जाता है खुदा है कि नहीं है, एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ा जाता है कि आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन यही है कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। आगे मेटाफिजिक्स में ये देखा जाता है कि जो कायनात जिसमें हम रह रहे हैं, ये कायनात कब से है, क्यों है, वजह क्या है इसके एग्जिस्ट करने की, मैं इस दुनिया में क्यों मौजूद हूँ, मैं कब तक रहूंगा, मैं अगर इस दुनिया से चला जाता हूँ उसके बाद क्या होगा, खुदा का क्या तस्वर है, खुदा एक है, ठीक है। खुदा एक, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो मानते हैं कि एक से ज्यादा खुदा हैं, कुछ नजरिए ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुदा एक कोई ताकत है या नौजबिल्ला। हमें तो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मेटाफिजिक्स के बारे में, बिकॉज वी आर मुस्लिम और हमारे ईमान का ये एक हिस्सा है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों को फजीलत क्यों है, इंसान को फजीलत क्यों है, ये सारे वो सवाल हैं जो कभी ना कभी एक रैशनल इंसान के माइंड में आते जरूर हैं। आपने भी कभी सोचा होगा खुदा का सवर कि खुदा क्या है, खुदा की जात क्या है, किस तरह की है, किस तरह का होगा। मैंने भी सोचा है, सब सोचते हैं। लेकिन इसके ऊपर नजरिए देना ये हमारा काम नहीं है, सोचना हमारा काम है। हमें इसके आंसर्स इस्लाम ने बताए हुए हैं, कुरान ने बताए हुए हैं, लेकिन फिलॉसफी इसको किसी और नजर से देखती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये यहाँ पे इस जगह पे थेल, हेरेक्लिटस, डेमोक्रिटस, सारे यहाँ पे ये बातें होती हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, एक यहाँ पे ये जो थेल्स बंदा है ना, हमें क्या बताया गया कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। इस्लाम तो ये कहता है कि, और हम मानते भी हैं दुनिया अल्लाह ने बनाई है। थेल्स कहता है कि ये सारी कायनात जो हमें नजर आ रही है ना, जरा सुन के चस आएगी। हाँ जी, हो जाएगी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। थेल्स कहता है कि जितनी भी दुनिया है ना, ये नंबर्स की बनी हुई है, पानी की बनी हुई है। हमने तो सुना हुआ है, हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि ये मिट्टी की बनी हुई है। सही है। एक बंदा, वो आपने नाम पढ़ा हुआ है उसका, फाइथागोरस, वो भी इधर लिखना था, फीसागोरस जिसको हम बोलते हैं। वो कहता है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय नंबरों के, ये सिर्फ नंबर्स की बनी हुई है। हेरेक्लिटस कहता है कि ये सारी दुनिया जो है ये आग की बनी हुई है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एनर्जी की बनी हुई है, एनर्जी भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर है ना, लाइट नूर है एक, मट्टी भी है, पानी भी है। सही, सारे सवालात हैं जिसको फिलॉसफी एड्रेस करने की कोशिश करती है, एड्रेस करती नहीं है। यहाँ पे एक और मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। एक चीज होती है सब्जेक्टिविटी, यहाँ पे मुझे ना नई स्लाइड लेनी पड़ेगी। एक चीज होती है सब्जेक्टिविटी, जो चीजें भी मैंने पढ़ानी है वो सारी रिलेटिव होनी है। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक दो स्टूडेंट मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो वो भी इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हमें आगे जाके ना रिसर्च के अंदर एक चीज टर्म पढ़नी है सब्जेक्टिव, और एक पढ़नी है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं बताने ये वाला था, जो मैं जिस वजह से यहाँ पे आया है कि फिलोसफी एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, ठीक है, सब्जेक्टिव इल्म है। सब्जेक्टिव से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव से मुराद है कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ए के लिए, किसी एक बंदे के लिए और है, किसी दूसरे बंदे के लिए और है, किसी तीसरे बंदे के लिए और है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्लास में मेरे 10 स्टूडेंट हैं, मैं पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे एक कहता है मैं टीचर बनूंगा, दूसरा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तीसरा कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अगर ये तीनों कहें कि हम डॉक्टर ही बनेंगे, ये तीनों कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ए के लिए डॉक्टर बनने की रीजन कुछ और होगी, बी के लिए कुछ और होगी, सी के लिए कुछ और होगी। तो सब्जेक्टिविटी वो होती है जहां पे एक क्वेश्चन का या एक ओपिनियन का डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। सही है। तो फिलोसफी एक सब्जेक्टिव नजरिया है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्टिव साइंस है। यहाँ पे
यहाँ पे मतलब हेरेक्लिटस का कुछ और नजरिया है, थेल्स का कुछ और नजरिया है, जॉन लॉकी का कुछ और नजरिया है, इब्ने खल्दून का कुछ और नजरिया है, ठीक है। सारे लोगों का नजरिया एक जैसा नहीं है। दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये रिसर्च के अंदर इनके ऊपर, ये रिसर्च के अंदर भी आप जाके पढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद देता है? अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो सब लोग मुझे एक ही आंसर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल बंदे का जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, वो कितना है, ठीक है, तो आप सब कहेंगे कि वो 120 होता है। ऐसे ही है ना, ये ऑब्जेक्टिव टर्म है। ऑब्जेक्टिव है कि मतलब जहां पे आप सबका एक ही एक ही जगह पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोई ना हो, सब लोग एक ही व्यू पॉइंट के ऊपर एग्री कर रहे हो। तो फिलोसफी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बताना ये चाह रहा था, फिलोसफी एक सब्जेक्टिव है, साइंस है। और यहाँ पे हर बंदे का डिफरेंट आंसर होता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए फिलोसफी का ये बंदा हैगल ये नहीं कह सकता, अथेंटिकेट नहीं कर सकता कि खुदा की जात सिर्फ एक है। या ये जॉन लॉक ये नहीं कह सकता कि खुदा की जातें एक से ज्यादा है, नाउजुबिल्लाह। ठीक है। तो ये डिफरेंट इनके इन सब लोगों की थ्योरीज हैं, जैसे हम इन्हीं में रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेनिलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ही इनको डाल देते हैं। मतलब इनमें से दो चार बंदे मैं पकड़ूंगा, उनको आइडियलिस्ट बना दूंगा। दो चार बंदे मैं पकड़ूंगा, उनको मैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट बना दूंगा। दो तीन बंदे मैं पकड़ूंगा, उनको रियलिस्ट बना दूंगा। ठीक है। ये जब आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो ये फिलोसफी का एक पूरा सिलेबस है, पूरी साइंस है, और बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन हम यहाँ पे हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, लॉजिक और इनकी ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पेपर में आएंगी भी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी फिलोसफी का। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं यहाँ पे एक बात अगेन क्लियर करना चाहता हूँ कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन उसने एफपीएससी वाले ने आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिखी हुई। लेकिन ये मत सोचिएगा कि उसने लिखी नहीं है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से तीन चार क्वेश्चन आपके पेपर का लाजमी हिस्सा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। अगर इस लिखा होता तो फिर हम इसको पूरा पढ़ते। उसके बाद आ जाती है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बगैर और फिलोसफी के बगैर आप एजुकेशन सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, पहला सवाल ये है। हाँ, यहाँ पे ना किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिविज्म। हाँ, औखा सवाल वैसे पूछ लिया है, आज मैं प्रिपेयर नहीं था इतना, फिर भी बता देता हूँ। पॉजिटिविज्म से मुराद होता है, इससे पहले एक बंदे ने सवाल पूछा है कि किधर गया, यहाँ पे एक सवाल था, हाँ, इंपीरियलिज्म और रेशनलिज्म से क्या मुराद है, इंपीरियलिज्म और रेशनलिज्म। तो भाई जो पॉजिटिविज्म है ना, पहले इसको यहाँ पे दोनों बंदे अपने सवाल का जवाब सुन लें। पॉजिटिविज्म इज इक्वल टू एम्पेरिसिज्म। पॉजिटिविज्म इज इक्वल टू, पहले तो ये नोट करें, इज इक्वल टू एम्पेरिसिज्म, और एम्पेरिसिज्म इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटलिज्म। नोट कर लीजिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्पेरिसिज्म, पॉजिटिविज्म इज इक्वल टू एम्पेरिसिज्म, और एम्पेरिसिज्म इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटलिज्म, यानी कि ये तीनों चीजें एक हैं। ये नोट कर लिया भाई आपने, जिन्होंने सवाल पूछा था वो जरा तवज्जो करें। अब जॉन लॉकी का नाम सुना है आपने? नॉलेज, मैंने अभी पीछे बात की थी एपिस्टेमोलॉजी की, एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है? एपिस्टेमोलॉजी में ये फिलोसफी की ब्रांच है, इसमें ये पढ़ा जाता है कि वेयर डू नॉलेज कम फ्रॉम। नॉलेज, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, या जिस चीज का हमें पता लगता है, ये आता कहाँ से है। समझ आ रही बात की? जो कुछ हम पढ़ते हैं ये कहाँ से आता है, ये ठीक भी है या गलत भी है, ये बात की बातें अभी सिर्फ कम फ्रॉम पे बात करते हैं। नॉलेज कहाँ से आता है भाई? आपका टीचर है, उसने आपको बता दिया, सही है, किसी चीज के बारे में आपने पॉजिटिविज्म का पूछा है, मैंने आपको बता दिया, तो नॉलेज कम फ्रॉम मी, केम फ्रॉम मी टू यू। फिर आपने किताब पढ़ी, वहां से आपको नॉलेज मिल गया। या आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, एक सडन आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है, उस सडन आइडिया ने आपको बता दिया, जिसको हम वही भी कह सकते हैं, जिसको हम फिर हम सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, एक चीज के ऊपर मुसलसल सोची जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट आता है कि क्लिक होता है, वो भाई हाँ, ये काम तो ऐसे होना है। इंट्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है। इंट्यूशन आ गई।
इसी तरह अल्लाह ने आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई बात डाल दी, यहां से आपको नॉलेज आ गया। कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं, बच्चे को नहीं पता, पहली बार एक एक आग को छूने से उसका हाथ जलता है। बच्चे को इस बात का नहीं पता। बच्चे को कब पता चला? जब उसने उसको एक आधी बार छुआ, उसको पता चला यार ये तो जला देती है। बर्फ को उसने छुआ तो उसको पता चला यार बर्फ तो मेरे हाथ को बिल्कुल ठंडा कर देती है। बच्चे को कहाँ से पता चला? उस चीज को छूने से, सेंसेस ने बताया। बात समझ रहे हैं? तो हमें नॉलेज कहाँ से आता है? दो चीजों से आता है। एक नॉलेज होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है, जो हमें प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल के जरिए या किसी एक्शन के जरिए हमारे सेंसेस बताते हैं। ठीक है, हमारे सेंसेस ने जो हमें बताया कि ये काम ऐसे होता है, या हमारे सेंसेस से मिलने वाला जो नॉलेज है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल। और जो लोग ये मानते हैं कि नॉलेज हमें हमारे सेंसेस की वजह से आता है, उनको एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। और इस थ्योरी को एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। तो एम्पिरिसिज्म का मतलब पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का मतलब एक्सपेरिमेंटलिज्म, कि नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट करके आता है। कौन कौन ऐसे लोग हैं? जितने भी रियलिस्ट हैं, जितने भी प्रैग्मेटिस्ट हैं, जैसे कि जॉन डेवी हैं, जॉन लॉकी हैं, अरिस्टोटल हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल का नाम आएगा, अरिस्टोटल हैं। ये सब लोग मानते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा, हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। हमारे स्कूलों के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, तो वो इस एक्सपेरिमेंटलिज्म और एम्पिरिसिज्म की बेस पे करवाई जाती है। ऑगस्ट कॉम्टे है, वो पॉजिटिविज्म का फादर माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लें भाई, नोट कर लें। अब इतना भी ना आगे लेके जाओ यार। जो जॉन लॉकी है उसको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म माना जाता है। वो कहता है कि नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस, प्रैक्टिकल करके हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है। दूसरी तरफ होता है रेशनलिज्म, जो आपने पूछा, रेशनलिज्म। रेशनलिज्म से मुराद वो नॉलेज है या वो थ्योरी है जो कहती है कि नॉलेज आपको गौर व फिक्र से आता है, नॉलेज आपको प्रैक्टिकल किए बगैर आता है, नॉलेज आपको किसी से सुनने से आता है, नॉलेज आपको इंट्यूशन से आता है, नॉलेज आपको वही से आता है। ठीक है, दो तरह का नॉलेज है, एक रेशनल नॉलेज है, एक एम्पिरिकल नॉलेज है। एम्पिरिकल नॉलेज जो हमें सेंसेस से मिलता है, और रेशनल नॉलेज वो है जो हमें अकल से, दानाई से, विजडम से, हमारे दिमाग में किसी रूहानी ताकत की तरफ से आ जाता है, उसको रेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक हो गए? तो ये आपके तीन सवाल आप लोगों ने पूछे, तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए। हाँ जी, कम थ्रू रीजन भी कह सकते हैं, कम थ्रू विजडम भी कह सकते हैं, कम थ्रू इंट्यूशन भी कह सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है वो यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे जरूरी पोस्ट पॉजिटिविज्म भी मैं बता देता हूँ, लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म एक ही जैसी चीजें हैं। और इनके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, एम्पिरिसिज्म के ऊपर नॉलेज क्वेश्चन बनता है कि ये क्या चीज है। तो नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। कौन इसके फादर हैं? जॉन लॉकी हैं। और सेंसेस वाले क्या कहते हैं कि नॉलेज प्रैक्टिकली करने से आता है, एक्शन या एक्टिविटी करने से आता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म प्रोवर्ब है जो कि पेपर में आता है, एक डेफिनेशन है, सेंसेस आर गेट वे टू नॉलेज। सेंसेस आर गेट वे टू नॉलेज। इस बात को आपने रट्टा लगा लेना है। ये कौन कहता है? ये नेचुरलिस्ट कहते हैं। नेचुरलिस्ट कहते हैं या एम्पिरिसिस्ट कहते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा पेपर में। एम्पिरिसिस्ट जितने भी हैं वो कहते हैं कि सेंसेस आर गेट वे टू नॉलेज। ओके जी, क्लियर हो गया? तो ये था फिलोसफी का एक क्वेश्चन आपने पूछा है, उसका मैंने जवाब दे दिया। अगली चीज मैं इसको जल्दी जल्दी बाइंड अप करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आगे डिस्कस करने वाली। एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और फिलोसफी को पढ़ते क्यों हैं? मैंने बता दिया, फिलोसफी इसलिए पढ़ी जाती है कि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे एम्स क्या होंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे। अब वो एम्स ऑफ एजुकेशन के लिए हमें अपना कंटेंट किस तरह का बनाना है। क्या वो जो कंटेंट हमने बना लिया है, अगर किसी एसी वाले कमरे में बैठ के, तो वो कंटेंट हमारा, हमारे जो बच्चे हैं उनके लर्निंग एप्टीट्यूड से मैच भी करता है कि नहीं करता। हमने, एक बंदा है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, पीएचडी करके आया है बाहर से, यूके से, वहां पे सारी उम्र पढ़ा है, और यहाँ पे उसने पंजाब करिकुलम बोर्ड के अंदर या सिंध करिकुलम बोर्ड के अंदर एक सिलेबस बना लिया, और उसने वहीं पे बैठे बैठे टीचिंग मेथड भी डिसाइड कर लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? व्हाट आई मीन टू से। वहां पे उसने टीचिंग मेथड भी डिसाइड कर लिया कि भाई बच्चे को एक्टिविटी करके ही पढ़ाना है।
अब उसको ये नहीं पता कि स्कूल के अंदर एक्टिविटी करवाएंगे कहाँ से, सोर्सेज कहाँ से लाएंगे। उसको ये नहीं पता कि जो बच्चा है वहां पे जो बैठा हुआ है वो माल न्यूट्रिशन है या फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंड है। तो उसको ये वाला टीचिंग मेथड भला उसके काम आएगा कि नहीं आएगा, जो वो बाहर से अमेरिका से यूके से पढ़ के आया है। ठीक है। तो उसको तो नहीं पता। ये किसको पता होगा? ये टीचर को पता होगा। टीचर को क्यों पता होगा? देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है। लर्निंग जो होती है ना वो तब होती है जब टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, ये तीनों एक ट्राई एंगल के यूं कह लें कि ये तीनों आपस में सिर जोड़ के बैठ जाएं, ये ज्वाइंट हों, मिलें, एक दूसरे को समझें, तब जाके लर्निंग होती है। फॉर लर्निंग टू हैपन टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट शुड बी अलाइंड, एक लाइन में होने चाहिए, तीनों का रेजोनेट होना जरूरी है। तो ये कौन बताएगा भाई? ये टीचर बताएगा। उसको, वो अपने बच्चे को पढ़ रहा होगा, उसके माइंड को पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा, आंखों में देख रहा होगा कि यार ये मेरा बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। उसको पता होगा कि मैं ऐसे शोखियां मार के लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को कख समझ नहीं आ रही। उसको पता होगा कि मैं भाई बच्चे को किसी और तरीके से पढ़ाना है, मैंने बच्चे के पास जाके पढ़ाना है, मैंने उसको ग्रुप से अलग करके पढ़ाना है, या मैंने उसे ग्रुप में बिठा के पढ़ाना है। तो ये कब उसको पता होगा? जब उसको साइकोलॉजी का पता होगा। जब उसको साइकोलॉजी के अंदर ये जो महान लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने ये थ्योरीज पेश की हुई है ना, ये सारे जो नाम मैंने लिखे हुए हैं, इन लोगों ने जो थ्योरीज बनाई हुई हैं वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाई हुई हैं, या उन्होंने कुछ सोच के समझ के बनाई हुई हैं। तो साइकोलॉजी एक टीचर को जब पता होगी कि हाँ भी साइकोलॉजी ये बताती है कि बच्चे के माइंड को ऐसे पढ़ा जाए, बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए, कंटेंट ये वाला हो तो बच्चा समझता है। कंटेंट ये नहीं, आप देखते नहीं क्लास के अंदर बहुत सारे टीचर होते हैं जो एक एक टॉपिक है उसको निकाल देते हैं, कहते हैं भाई हमने ये सेट्स वाला जो चैप्टर है ना इसके अंदर ये चीज नहीं पढ़ानी, मैथ में हमने बच्चे को ये वाला फलां टॉपिक नहीं पढ़ाना। भाई क्यों नहीं पढ़ाना? सिलेबस में तो दिया गया है। बट टीचर को पता है भाई इसलिए नहीं पढ़ाना कि बच्चा समझ नहीं पाएगा, अगर ये समझेगा तो पिछला भी भूल जाएगा। क्यों उसको पता है? कि उसके उसको साइकोलॉजी का पता है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। अब इसको स्टडी ऑफ माइंड भी कहा जाता है, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल भी कहा जाता है। और एक और चीज होती है, तीन डेफिनेशंस बनती हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। कब स्टडी ऑफ माइंड कहना है, कब स्टडी ऑफ बिहेवियर कहना है, कब स्टडी ऑफ साइकोलॉजी के सोल कहना है, ये चीजें भी हमने पढ़नी है यहाँ पे इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी बताती है कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए और बच्चों को किस टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। ओके, मेरा ख्याल है 1 घंटा 10 मिनट की क्लास, 15 मिनट 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, इतना काफी है। आगे टाइम भी खत्म हो गया, 1 मिनट हो गए हैं, मेरा ख्याल है इतना काफी है। आगे चीजें बाकी बाद में पढ़ेंगे, मैं यहीं पे सेव कर लूंगा। अगर अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी चीज से रिलेटेड तो वो मुझे बता दें, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो थैंक यू, मेरी स्पीच तो मुझे बताइएगा, फीडबैक आपका लेके चलूंगा। और हमारी क्लास इंशाल्लाह ऐसे ही डेली चलेगी, घंटा डेढ़ जितनी भी चल गई। और कोशिश करूंगा कि सारा सिलेबस आपका इन 30 से पहले भी, बस के 20-25 दिनों में मुकम्मल करूं, क्योंकि आपके टेस्ट भी लेने हैं। हमारी इस क्लास के अंदर ये आपका लेक्चर भी होगा डेली इस तरह जी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा। ये नहीं तो मेरे अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसी इन्हीं टॉपिक के ऊपर, वो मिलेंगे। प्लस आपको टेस्ट भी डेली मिलेगा, और फुल फ्लैजेड टेस्ट होगा हमारा। मतलब पूरे 100 MCQs का, 10 नंबर 15 नंबर का नहीं होगा, और शीट वगैरह नहीं होगी, पूरा गूगल फॉर्म के ऊपर प्रॉपर बना हुआ टेस्ट मिलेगा जी। अब अगर कोई विलिंग है तो वो मेरे उधर पर्सनल में आ जाए कि किस किस ने करना है। नहीं, हल्का हल्का टच तो नहीं किया मैंने, आज भी बहुत सारा पढ़ाया है आपको। स्ट्रक्चरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म अब हम साइकोलॉजी में मोहम्मद परवेज साहब पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे भाई। अभी तो मैंने, रुको जरा वाली बात है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। और ओवरव्यू में भी देखें ये हमारा कितना, आज मेरा दिल था कि आज मैं सारा ये आपको करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये सारी चीजें बताना थी। रिसर्च के अंदर क्या पेपर में आना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आज मैंने बताना थी। बट होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इनको कंक्लूड करेंगे, और फिर हम प्रॉपर अपने पूरे लेक्चर्स के ऊपर ले चलेंगे। भाई मैंने अब चूंकि 20 दिन है, 25 दिन है, तो वो चीजें पढ़ानी जो जरूरी हैं। कोई और क्वेश्चन जी? थॉर्नडाइक भी